इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पीएम मोदी नारी शक्ति सम्मेलन में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के रास्ते खोल दिए। जीवन के आगे के पड़ाव में बेटी को रसोई में धुएं की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, करोड़ों गैस कनेक्शन मुफ्त दिए। बेटी को मीलों तक सिर पर पानी ना ढोना पड़े, इसके लिए हमने हर घर नल से जल अभियान शुरू किया। बेटी को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता ना करने पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। अपने पारिवारिक जीवन में बेटियों को इलाज की चिंता न हो, इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना संभव बनाई दी। 80% तक डिस्काउंट पर सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र, इन सबका सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहनों और बेटियों को हो रहा है। साथियों, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। पहले परिवार की संपत्ति मुख्य रूप से पुरुषों के नाम होती थी। घर है तो पुरुष के नाम पर, खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो भी पुरुष के नाम पर, और यह सहज चलता था। हमने पीएम आवास योजना में घरों को प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिलाओं के नाम पर रजिस्टर करना शुरू किया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पिता का नाम लिखा जाता है। हमने आकर यह शुरू किया, मां का नाम भी लिखा जाएगा। बीते 11 साल में इस निर्णय का लाभ 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर का नाम, घर खुद के मालकिन बनी है। इससे आज घरों में महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आमतौर पर पिता और बेटा कुछ व्यापार की बात करते हैं ना, और अगर माँ चाय लेके आए और थोड़ी देर खड़ी रहे, अरे तुम जाओ किचन में काम करो, हम बात कर रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूं, लेकिन पता बहुत है। लेकिन अब जब वो आर्थिक ताकत बनी है ना, तो बेटा भी कहता है, अरे जरा मम्मी को बुलाइए ना बातचीत में, उनको बुलाइए ना। साथियों, 2014 में हमारे देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ही नहीं थी, तो उन्हें बैंकिंग का लाभ कैसे मिला? हमने जनधन योजना शुरू की तो देश की 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। मैं जब गुजरात में था तो एक निर्णय मुझे बड़ा, शुरुआत में बड़ी कठिनाई हुई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव डेयरी का बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, और पशुपालन का ज्यादातर काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। वो दूध भरने के लिए जाती हैं और फिर वो पैसे हफ्ते के बाद वो देते हैं। तो पुरुषों के देते थे पैसे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पुरुषों को।
उस समय मैंने बैंकों में जो दूध भरने आने वाली बहनें थी, उनके बैंक खाते खुलवाए और उस समय डेयरी में दूध का पैसा सीधा महिलाओं के बैंक खाते में जाने लगा। साथियों, आज हमारी बेटियां नए नए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही है। मुद्रा योजना में 60% से ज्यादा लोन्स, 60% से ज्यादा लोन्स महिलाओं ने लिए हैं। देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को भी महिलाएं लीड कर रही है। आज 42% से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। महिलाओं के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ये सुविधा नहीं है। जब मैं उनको बताता हूं तो आंखें फट जाती हैं इनकी। साथियों, आपको याद होगा कुछ साल पहले देश ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे। आज उसका परिणाम हम हजारों ड्रोन दीदी के जरिए हो रही कृषि क्रांति के रूप में देख रहे हैं। मैं एक बार ये जो ड्रोन दीदी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था। गांव की बेटियां हैं, कोई बहू है, वो ड्रोन चलाने से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तक तो हमें गांव में कोई बुला, अब तो बोले पायलट कह के बुलाते हैं, हमारी पहचान बन गई, हम पायलट है। यानी परसेप्शन कितना बड़ा तेजी से चेंज हो सकता है एक छोटे से निर्णय से। महिलाएं टेक्नोलॉजी के जरिए आधुनिक खेती करना सीख रही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 11 साल में करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही ऐसी 6 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और इसमें से 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। और जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको बैंकों से पैसा मिलता है काम के लिए, और आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अगर उनको बुधवार को पैसा जमा करना है तो मंगलवार को जाकर के जमा कर देती है। एक दिन पहले बहनों के पास जो व्यवहार है, कोई एनपीए नहीं हो रहा है जी, सारे के पैसे बैंक से जाते उतने ही वापस आते हैं। और मैंने देखा है, मैंने शासन में आने के बाद बैंकों के कारोबार में गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। इतना ही नहीं साथियों, ये हमारी माताएं बहनें वोकल फॉर लोकल की ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। बहनों, विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन की बहुत बड़ी सफलता यह है कि इसने महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को चुनौती दी है। अब G20 समिट हमारा जब चल रहा था, हम चेयर कर रहे थे, दुनिया के देशों को मुझे समझाना पड़ा था कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग विमेन डेवलपमेंट तक सहमत था, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ी थी और हमें सफलता मिली थी।
इस सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं उन सेक्टर्स में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। आज भारत में विश्व के किसी भी देश की तुलना में, यह आंकड़ा भी आपको खुश कर देगा, विश्व के किसी भी देश की तुलना में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक हिंदुस्तान में है। आज पीएचडी एनरोलमेंट में बेटियों की संख्या 2014 की तुलना में डबल हो चुकी है। हायर एजुकेशन और रिसर्च में करीब करीब आधी भागीदारी हमारी बेटियों की है। मैथ्स और साइंस की पढ़ाई में, स्टेम एजुकेशन में बेटियों की संख्या करीब करीब 43% तक पहुंच गई है। मुझे याद है, मैं दुनिया के एक समृद्ध देश में एक बार गया, तो वहां के शिक्षा मंत्री मेरे साथ लिफ्ट में हम लोग जा रहे थे। उन्होंने पूछा मुझे कि भारत में महिलाएं एजुकेशन में कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, कुछ जगह पे तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं। तो फिर उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, स्टेम एजुकेशन में क्या महिला हिस्सा है? मैंने कहा 50% हिस्सा उन्हीं का है। तो उनके लिए आश्चर्य था। ये दुनिया के समृद्ध देश की शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कानपुर के परमट घाट पर नौका विहार के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर चिंता जताई जा रही है। संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में मथुरा के केसी घाट पर हुए नाव हादसे के बाद यहां पर भी लापरवाही की आशंका बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कई नावों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जाता है और लाइफ जैकेट की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। कानपुर में आनंदेश्वर स्थित परमट घाट से लापरवाही की बड़ी तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि अभी हाल में ही वृंदावन के केसी घाट पर नाव हादसे में लगभग 1 दर्जन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अगर कानपुर की बात करें तो आनंदेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और यहीं पर परमट घाट है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पर नौका विहार का आनंद लेते हैं। जब इंडिया वॉइस के कैमरे ने तस्वीरों को देखा तो मंजर काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद भी यहाँ पर तमाम नाविक जो हैं लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना सुरक्षा इक्विपमेंट्स यानी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, लाइफ जैकेट के लोगों को नाव में बैठाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात है कि इस ओर ना तो जिला प्रशासन का ध्यान जा रहा है और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का। अब सवाल खड़ा होता है, आखिर जिला प्रशासन किस बड़े हादसे के इंतजार में है, क्योंकि वृंदावन में अभी एक दर्दनाक हादसे में 1 दर्जन श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट की है। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से दंपति को बुरी तरह पीटा, जिससे दोनों घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और साथ ही गिरफ्तारी के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, हापुड़ का ये पूरा मामला है जहां घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के आश्वासन भी दिए हैं।
तो आपको बता दें ये पूरा मामला जो है वो हापुड़ का बताया जा रहा है, जहां घर में घुसकर कुछ दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो जो है वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस जो है इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो नोएडा से आ रही है। आपको बता दें जहां फेज 2 इलाके में मजदूरों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी की मांग को लेकर मजदूर जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और देखते ही देखते प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें प्रदर्शन के दौरान मजदूरों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। हालात उस समय और भी बिगड़ गए जब कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया। जवाब में पुलिस ने भी स्थिति को काबू करने की कोशिश की। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहीं कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ रही है। आपको बता दें वाहनों और आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब देखना होगा कि मजदूरों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है और स्थिति कब तक पूरी तरह से सामान्य होती है। तो नोएडा की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा है। मजदूरों का ये प्रदर्शन जो है फेज 2 में देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का पथराव जो है देखने को मिला। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। नोएडा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फेज 2 इलाके में मजदूरों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब सीधे आपको ले चल रहे हैं पंजाब, जहां विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो लाइव चल रहा है। खास तौर पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी बेअदबी है ਉਹਨੂੰ रोकण वास्ते सख्त कानून बनाने वास्ते डिबेट करने वास्ते बुलाया गया। बुनियादी हक जिहड़े तुहाडे ने, सब तो पहला बुनियादी हक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5-5 दिन का 8-8 दिन का सैशन बुलाने उदों तुसीं बाईकाट करके चले जाते हो। हमेशा मंग तुहाडी ये हुंदी है कि ਵਧਾਇਆ जावे। मैं कहना कि इत्थे बैठिया जावे, किरपा करके इत्थों बाईकाट ना किया जाए। अज जो अपने घर दे विच भी आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन स्वरूप नूं लैके आउंदे आ, अखंड पाठ साहब हुंदा है, कोई भी काम उस वेले होर नहीं हुंदा जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन स्वरूपां च भोग दी रस्म अदा हो जाती है। उस तो बाद जिहड़े कोई रस्मां करने ने, किसी ने रिश्ता करना, किसी ने कोई शगन पाने ने, या कोई वो बाद च कीते जांदे ने। सो अज दा दिन स्पैशली 13 अप्रैल 1699 नाल जोड़ के इस करके रखा गया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बिना होर कोई भी इस तरह का काम इत्थे ना किया जाए, जिहदे नाल कोई अपने आर्गूमेंट हो, राजनीतिक मतभेद वो चलते रहणगे, वो बाद च कर लियो, कृपा करके अज दे दिन नूं बख्श दिओ। थैंक यू। प्रश्न है कि यह सदन संकल्प करता है कि 16वीं पंजाब विधान सभा जिसनों इस दे 12वें समागम दौरान कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज लई मुड़ इकट्ठा होने लई बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि इस पवित्र विधानसभा के सैशन दे विच अपना योगदान ना पा सकन। अज भी उन्होंने मन के अंदर किते ना किते मैं समझदा इस बिल का सत्कार नहीं हैगा, इस बिल के प्रति उन्होंने नफरत झलकदी है। उन्होंने आना चाहिए सी, आके बोलना चाहिए सीगा कि हाँ ये समर्थन चा गलतियां कर दिंदे चार, पर नहीं बोले। सो इस तो बाद की होया सर, पंजाब जाण दा 2015 दे विच सब तो बाद गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, तुहानूं पता है बरगाड़ी, बैबल कलां, ये सारा सीन पंजाब के सामने आ। हुणे साथी बोल रहे सीगे, बड़े सत्कारयोग ने, 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जिवें तुसीं बाखूबी बयान किया
कि किन्ने चलान, किन्नियां चार्जशीटां सरदार। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।